यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। नागरिक शास्त्र सिविक्स का मॉडल पेपर है। कल के एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मैंने सारे एनालिसिस करके यहाँ पे डाले, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देखना है। अगर आपने पूरा मॉडल पेपर यहाँ पे देख लिया, पढ़ लिया, सारे क्वेश्चन याद कर लिए, तो आप 95+ मार्क्स यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बता दूँ कि इस समय आपको मिलता है 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट में सिर्फ आप पेपर को पढ़ेंगे और एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें आपको करने, उस पर टिक मारिए और उसके बाद फिर आप अपना प्रश्न लिखना, प्रश्न के उत्तर लिखना स्टार्ट कीजिए। प्रश्नों को नहीं लिखना है, सिर्फ उत्तर ही लिखने हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 से 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनका उत्तर डायरेक्ट आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक के अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर आपको 10 शब्दों में देना है। 10 शब्दों का कहने का मतलब है 1 वाक्य 2 वाक्य तक आप लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न एक है, पहला लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको 20 शब्दों में इसका उत्तर देना है, 50 शब्दों में उत्तर देना है। जबकि प्रश्न संख्या 27 से 30 तक का अति लघु उत्तरीय प्रश्न दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न है, 100 से 125 शब्दों में आपको उत्तर देना है। तो पहला वाला लघु उत्तरीय प्रश्न सिर्फ 50 शब्दों में, दूसरा वाला जो लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि 27 से 30 तक का है, उसको आप 100 से 125 शब्दों में लिखेंगे। और फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। तो सबसे पहले बच्चों आएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न पे, और पहला हमारा यहाँ पे प्रश्न क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे यूरोपीय संघ के कौन से देश सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। तो मैं आपको सीधा उत्तर बताता हूँ। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, वो ब्रिटेन और फ्रांस हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे संयुक्त सोवियत संघ में गणराज्य की संख्या निम्न में से कितनी थी। सोवियत संघ में गणराज्य की संख्या निम्न में से कितनी थी, तो 15 थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बिल्कुल विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ब्राजील में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में वैश्वीकरण का समय समय पर किसने विरोध किया था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वामपंथियों ने किया था। इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किसने किया था। INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था, तो कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1968 में भारत में निम्नलिखित में से किस संधि को मानने से इनकार किया था। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1968 में भारत ने परमाणु अप्रसार संधि को मानने से, 1961 में ये संधि हुई थी, 68 में हुई थी, और इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि को मानने से इनकार। तो बच्चों, अगला प्रश्न है 1965 में किन 2 देशों के बीच युद्ध हुआ, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। प्रथम कूटनीतिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो बेलग्रेड में आयोजित किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पे आएंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसको आपको 10 शब्दों में उत्तर देना है, यानी कि 1 से 2 वाक्यों में उत्तर लिखना है। चीन ने अमेरिका से संबंध कब बनाया था, पहला प्रश्न है। तो चीन ने सन 1972 में अमेरिका से संबंध बनाना शुरू किया था। 12वां प्रश्न है दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देश के नाम बताइए। तो दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देश मालदीव और सिंगापुर हैं। फिर अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ पर हुआ था। तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर जान लेंगे। 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हुआ था। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने सदस्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 193 सदस्य देश हैं। फिर 15वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी और उनका कार्यकाल क्या है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 15 है तथा उनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। 16वां प्रश्न है कि शक्ति संतुलन किस प्रकार परंपरागत सुरक्षा का एक कारक है। तो शक्ति संतुलन द्वारा किसी एक गुट या राज्य के शक्ति अधिक नहीं बढ़ पाती। जब तक यह संतुलन कायम रहता है, तब तक शांति भी कायम रहती है। 17वां प्रश्न है भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। तो बिल्कुल 26 जून 1975 में की गई थी। राष्ट्र निर्माण की 2 चुनौतियां लिखें। तो लोकतंत्र को कायम रखना और राष्ट्र का विकास करना, ठीक है, ताकि क्या हो, समाज का भला हो। तो राष्ट्र निर्माण की ये 2 चुनौतियां हैं। 1970 के चुनाव के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना।
तो 1970 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। फिर 20वां प्रश्न है बच्चों, विश्व व्यापार संगठन क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के बीच मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करता है। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए पहला लघु उत्तरीय प्रश्न आया है जिसका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। इसके बाद वाला जो लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा जिसका उत्तर आपको 100 से 125 शब्दों में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है शांति सेवा क्या थी, इसे सफलता क्यों नहीं मिली? ठीक है, तो शांति सेवा संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित एक मिशन था जिसका उद्देश्य युद्धग्रस्त क्षेत्रों में शांति बनाए रखना था और मानव अधिकारों की रक्षा करना था। इसे सफलता नहीं मिलने का कारण मुख्य रूप से राजनीतिक हस्तक्षेप, वित्तीय सीमाएं और सदस्य देशों की अनिच्छा जैसे कारण थे। फिर अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न है बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 4 प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख अंग है। पहला संगठन की असेंबली, इसको बोलते हैं, ये गलत लिखा हुआ, असेंबली जिस संगठन की सर्वोच्च सभा होती है। फिर होता है सुरक्षा परिषद, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का जिम्मेदार निकाय है। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, विवादों का न्यायिक समाधान करता है। फिर अर्थव्यवस्था और सामाजिक परिषद है, आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। फिर 23वां प्रश्न है बच्चों, भू राजनीति से क्या अभिप्राय है? तो भू राजनीति का अभिप्राय है विभिन्न देशों की भूभागीय स्थिति, प्राकृतिक संसाधनों, रणनीतिक स्थान और सीमाओं के आधार पर उनकी राजनीतिक गतिविधियों, रणनीतियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना। यह राजनीति, शक्ति संतुलन और वैश्विक प्रभाव को समझने में मदद करता है। 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के 2 कोई कारण बताइए। तो 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 2 प्रमुख कारण हैं। जम्मू कश्मीर विवाद पहला कारण है जम्मू कश्मीर विवाद, पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर दावा करना और पाकिस्तानी सेना द्वारा कश्मीर में घुसपैठ। फिर है दरबार मूव, कश्मीर में राजनीतिक अस्थिरता और सांप्रदायिक तनाव के कारण तनाव बढ़ना। फिर है इन कारणों के चलते दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा जो युद्ध का कारण बना। फिर अगला प्रश्न है विश्व बैंक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसका उद्देश्य सदस्य देशों को आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करना है। यह गरीबी कम करने और स्थायी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न 26वां है, राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्र निर्माण से तात्पर्य है एक नए राष्ट्र की स्थायी संरचना बनाए रखने के लिए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया है। यह नागरिकों के अधिकार, समृद्धि, शासन व्यवस्था और सामाजिक एकता को मजबूत करने के लिए कार्यरत होता है। फिर बच्चों अगला लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसका आपको 100 से 125 शब्दों में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है कि भारत संघ में हैदराबाद के विलय का कारण दीजिए। तो भारत संघ में हैदराबाद के विलय की प्रक्रिया 17 सितंबर 1948 को हुई जब हैदराबाद का निजाम स्वतंत्र रहने की घोषणा कर चुका था। तब भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद पर आक्रमण किया। यह सैन्य अभियान हैदराबाद रियासत को भारत संघ में मिलाने के लिए शुरू किया गया था। 21 सितंबर 1948 को हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया जिससे उस क्षेत्र का स्वतंत्रता आंदोलन समाप्त हुआ। यह विलय भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम था। फिर अगला प्रश्न है बच्चों, पंचवर्षीय योजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंचवर्षीय योजना नीति आयोग में कन्वर्ट हो चुकी है। तो उत्तर पंचवर्षीय योजनाओं की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पंचवर्षीय योजनाओं की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है आर्थिक विकास लक्ष्य। प्रत्येक योजना के माध्यम से भारत के आर्थिक विकास की गति देना और गरीबी को कम करना। फिर है आधिकारिक योजनाएं, सरकारी स्तर पर निर्णय लेने और जनता को समुचित बुनियादी ढांचे से सुविधाएं प्रदान करना। फिर है उधार और निवेश, योजना अवधि के दौरान सरकारी निवेश को बढ़ावा देना और विदेशी सहायता प्रदान करना। फिर चौथा है समीक्षा और मूल्यांकन, प्रत्येक योजना के अंत में उसके प्रभावों की समीक्षा और मूल्यांकन करना। फिर है समान विकास, सभी क्षेत्रों के बीच समान आर्थिक विकास सुनिश्चित करना जैसे कि कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचा। 29वां प्रश्न है शिमला समझौते पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो शिमला समझौता कब हुआ था भाई? 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौता था। इस समझौते के माध्यम से दोनों देशों ने आपसी विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की प्रतिबद्धता जताई। मुख्यतः यह समझौता जम्मू कश्मीर मुद्दे को लेकर हुआ था जिसमें दोनों देशों ने नियंत्रण रेखा LOC को अंतिम सीमा के रूप में स्वीकार किया और युद्ध विराम को मान्यता दी। इसके तहत पाकिस्तान ने भारतीय कश्मीर में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की बात भी मानी।
शिमला समझौते ने कश्मीर विवाद को बातचीत के माध्यम से हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। हालांकि इसके बावजूद विवाद पूरी तरह से हल नहीं हो पाया। 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? तो 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है क्योंकि इस समय दुनिया भर में कई बड़े संघर्ष, युद्ध और राजनीतिक संकट उभर रहे थे। सबसे प्रमुख कारण गोल्डन हॉट फॉल्स क्यूबन मिसाइल्स क्राइसिस था, जहां अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु युद्ध की संभावना बढ़ गई थी। इसके अलावा वियतनाम युद्ध ने भी वैश्विक तनाव को चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। अफ्रीकी देशों का स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो गया था, जिससे उपनिवेशी शक्तियों और वहां के विभिन्न जातीय समूहों के बीच संघर्ष हुआ। देशों के बीच परमाणु हथियारों की होड़ ने भी दुनिया को तनाव में डाल दिया था। ऐसे कारणों से 1960 का दशक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता और खतरनाक घटनाओं से भरा हुआ था, जिससे इसे खतरनाक दशक कहा गया। फिर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको देना है। यहाँ 250 शब्दों में उत्तर है। यहाँ पे 2 प्रश्न है, दोनों प्रश्न में से आपको जो उत्तर आता है कोई भी चुन सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको जम्मू कश्मीर की समस्या का वर्णन किया है 250 शब्दों में। तो जम्मू कश्मीर की समस्या क्या है? परिचय पहले हम देंगे कि जम्मू कश्मीर की समस्या भारत की एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में से एक है। यह समस्या 1947 में भारत के विभाजन के समय उत्पन्न हुई, जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर दावा किया और इसके कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। क्या रहा है इसका इतिहास? तो इतिहास हेडिंग डालेंगे। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर एक रियासत था। पाकिस्तान ने इस पर कब्जा करने के लिए कबायलियों की मदद से हमला किया। महाराजा हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी और 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो गया। इसके बावजूद पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान POK यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर कब्जा कर लिया। समस्या के प्रमुख कारण क्या थे? तो पाकिस्तान का हस्तक्षेप। पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देकर जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाता रहा है। अनुच्छेद 370 यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता है, जिससे 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया। सीमा पर संघर्ष। भारत पाकिस्तान के बीच LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक दिन संघर्ष होते रहते हैं, आए दिन संघर्ष होते रहते हैं। आतंकवाद। तो आतंकवादी संगठन घाटी में हिंसा और अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं। क्या है समाधान? तो शांति और स्थिरता के लिए भारत सरकार ने कई विकास योजनाएं लागू की हैं। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में कमी आई है और विकास के नए रास्ते खुले हैं। अब वहां शांति स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और सरकार इसे पूर्ण रूप से विकसित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इस प्रकार आपका यहाँ पे उत्तर खत्म होता है। फिर यहाँ पे देखिए तो भारत और पाकिस्तान के मध्य संघर्ष के प्रमुख कारण की विवेचना कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर मैं अगले वाले सेट में करवा चुका हूँ, तो आप उस सेट को देख लीजिए जो अभी इससे पहले अपलोड की गई है, और उस सेट में इसका उत्तर मैंने पूरा लिखा हुआ है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।